डेनिश इंडिया नाम भारत में डेनमार्क के कॉलोनीज को दिया गया था, जो डेनिश कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा था। 1813 से पहले से डेनमार्क नॉर्वे के नाम से जाना जाता था। डेनमार्क नॉर्वे ने 200 से अधिक वर्षों तक भारत में औपनिवेशिक संपत्ति पर कब्जा किया था, जिसमें वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में थारंगबाड़ी शहर, वर्तमान पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर और निकोबार द्वीप समूह शामिल है, जो वर्तमान में अंडमान के भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। भारत में डेनिश की उपस्थिति का प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के लिए बहुत कम महत्व था, क्योंकि उन्होंने ना तो एक सैन्य और ना ही एक व्यापारिक खतरा पेश किया था। 17वीं शताब्दी में डच और अंग्रेजी व्यापारियों की सफलता को देखकर डेनिश व्यापारियों के बीच में ईर्ष्या जाग गई। 17 मार्च 1616 को डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन फोर ने एक मोनोपोली के साथ एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए एक चार्टर जारी किया। डेनमार्क, नॉर्वे और एशिया के बीच यह चार्टर 12 वर्षों तक फिक्स हुआ, लेकिन पर्याप्त पूंजी न होने के कारण इसे अतिरिक्त 2 साल और लग गए। शायद यह डेनिश निवेशकों की ओर से विश्वास की कमी के कारण हुआ होगा। 1618 में डच व्यापार को प्रमोट करने के लिए मार्चेलिस डी ओसावर का आगमन हुआ। 1625 तक मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया गया था, जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण एम्पोरियम था, और पिपली और वालासोर में कम व्यापारिक कार्यालय स्थापित किए गए थे। लय का फाइनेंशियल रिटर्न के कारण कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों ने इसको भंग करने के लिए बार बार प्रयास किया। राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने 1648 में अपनी मृत्यु तक इन प्रयासों का विरोध किया। 2 साल बाद उनके बेटे फ्रेडरिक सेकंड ने कंपनी को समाप्त कर दिया गया। वो कहते नहीं जो डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रिजल्ट यह हुआ कि डेनिश कॉलोनीज में गिरावट आई और अंग्रेजों ने अंततः उन पर कब्जा कर लिया, जिससे वे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए। एग्जाम्पल के रूप में श्रीरामपुर को 1839 में अंग्रेजों को बेच दिया गया था। वहीं 1845 में ट्रैंक्विलवार और सबसे छोटी बस्तियों को बेच दिया गया था।